कितनी मात्रा में शराब पी सकते हैं? अगर हम बात करें तो मे बी अराउंड 45 to 50 ml ऑफ हार्ड ड्रिंक लाइक विस्की और 150 ml ऑफ वाइन और मे बी 350 ml ऑफ बियर। इनका कंजम्पशन अगर हम डेली करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years तो लीवर का डैमेज पाया। है कि तुम्हारे लिवर में कुछ प्रॉब्लम है। हम्म, हम्म, तो कुछ मुझे ऐसे सिम्टम्स बताइए जब मुझे मतलब लगना चाहिए कि हाँ, मुझे लिवर का टेस्ट कराना चाहिए, ये थोड़े से सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो थकावट आ जाना, भूख ना लगना, पेट में हमारा लीवर की जो लोकेशन है वो राइट साइड पे ऊपर की तरफ चेस्ट के नीचे एब्डोमेन में होता है, तो उस साइड पे हल्का सा दर्द होना या डिस्कम्फर्ट होना, ये इनिशियल सिम्टम्स हम कह सकते हैं। लेकिन अगर लीवर डिसीज एडवांस्ड है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। पीलिया होना यानी कि हम जिसे जॉन्डिस कहते हैं, पेट में पानी आना, पेट जो कहते हैं ना पेट में सूजन आ गई है, पेशेंट डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि पेट में पानी है, वो कहते हैं कि सर मेरा पेट फूल गया है, पेट में सूजन आई हुई है। तो उस लीवर जब डैमेज हो जाता है तब अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है। तो चाय, कॉफ़ी या आजकल ग्रीन टी का बहुत फैट चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों का हमारी लिवर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? ऐसे पाया गया है, साइंस में भी ऐसे ही पाया गया है कि कॉफ़ी का कंजम्पशन लीवर के लिए अच्छा होता है, ग्रीन टी का कंजम्पशन भी लीवर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे फैटी लीवर का जो ये है उसमें सुधार आ जाता है। तो क्या हमें हर मील के बाद वॉक करना चाहिए जिससे शुगर बढ़े भी ना और हमारा लिवर भी अच्छे से फंक्शन करे? नहीं, ये आपने सही पूछा। जनरली हर मील के बाद आपको वॉक करने की ज़रूरत नहीं तो ब्रेकफास्ट और बेसिकली ब्रेकफास्ट और लंच के बाद तो वैसे भी यू आर वर्किंग, तो आपका वॉक हो ही जाता है ना? एवरीथिंग कम्स डाउन टू डिनर। ओके, अगर हम मील की बात करें तो सब कुछ डिनर पे आता है और छुट्टी वाले दिन लंच पे भी आता है। ओके, तो अगर डिनर की बात करें तो ऑब्वियसली अगर हमें हमारे स्टमक को और पूरे बॉडी को और लीवर को अगर हेल्दी रखना है तो डिनर के बाद एक हल्का सा वॉक, जो हम इवनिंग वॉक कहते हैं, पोस्ट डिनर आप 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का ले सकते हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिम्टम्स आते हैं कि उनके स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या गर्दन के पीछे एक काली लाइन सी बन रही है, तो ये सब भी लिवर खराब होने के संकेत हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जो बॉडी पे ईचिंग होना यानी कि खुजली आना, ये एडवांस लिवर डिसीज की साइन होती है। गर्दन के पीछे जो काली लाइन है वो भी एडवांस लिवर डिसीज के वजह से आ सकती है। तो क्या लिवर को भी डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, लीवर को भी डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। और लीवर डिटॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पे आएगा अल्कोहल। आपको अल्कोहल का कंजम्पशन ज़ीरो करना है, आपका लीवर जो है अपने आप डिटॉक्सिफाई होने लगेगा। और बाकी अगर आप चीज़ों की बात करें कि सर और क्या चीज़ें हैं जिसका सेवन हमने हमारे डाइट में रखना चाहिए जिसके वजह से हमारा लीवर डिटॉक्सिफाई होगा, तो उसमें है ग्रीन वेजिटेबल्स, जो रूटीन जो हमारे फ्रूट्स का कंजम्पशन ज़्यादा रखना है। अगर नट्स की बात करें तो नट्स खाने हैं। इन जो ये जो फ्रूट्स होते हैं और नट्स होते हैं या वेजिटेबल, इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और उसी से हमारे जो लीवर है उसको प्रोटेक्शन मिलता है और जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो एकदम सहज से होती है। हमारे देश में जिगर वाला उसे कहा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होता है, ब्रेव होता है, स्ट्रांग होता है। असल में जिगर, जिसे हम इंग्लिश में लिवर कहते हैं, उसका काम भी कुछ ऐसा ही होता है। इसे हम अपनी बॉडी का इंजन कह सकते हैं जिसके 500 से ज़्यादा फंक्शंस हैं। लेकिन आजकल हमारी जैसी लाइफस्टाइल हो चुकी है, जिस हिसाब से हमारा खान पान, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एकदम न के बराबर हो गई है, इन सब के कारण हमारा लिवर ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में हर 3 में से 1 व्यक्ति को आगे चलकर लिवर से जुड़ी कोई बीमारी होने का जो खतरा है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम सभी के लिए हमारे जिगर यानी कि लिवर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है, वो इतना ज़रूरी ऑर्गन क्यों है। अगर लिवर खराब हो रहा है तो इसके साइन और सिम्टम्स हम कैसे पहचान सकते हैं, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए हम क्या खा सकते हैं
और इसको बीमारियों से बचाने के लिए हम क्या टिप्स अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमने इस सेशन यानी कि वेलनेस अड्डा को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनकी पिछली वीडियोस को आप कई बार बहुत ज़्यादा प्यार दे चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर भूषण प्रभाकर भोले, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन PSRI हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि आपके ज़रिए और हमारी जो पूरी टीम आज यहाँ बैठी हुई है, उन सब के ज़रिए वेलनेस अड्डा सेशन के साथ में हम अपनी ऑडियंस को लिवर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म कर सकें, एजुकेट कर सकें। तो इस सेशन में हमारे साथ नेहा है, आकृति हैं और अमन है, जिनसे आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि लिवर जो है आजकल लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंडिंग वर्ड बन चुका है। सबको आजकल लिवर के बारे में हर चीज़ जाननी ज़रूरी होती है। मेरा एक फ्रेंड है जो डेली ड्रिंक करता है, डेली, लेकिन उसी के साथ में मेरा एक और दोस्त था जो कभी ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन उसे लिवर की बीमारी डिटेक्ट हुई, और जो डेली ड्रिंक करता है उससे आज तक कोई ऐसी लिवर की प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग रोज़ शराब पीते हैं उनका जो लिवर है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? वो रोज़ शराब पीता है बट उसका लिवर नहीं ख़राब हुआ, और जो दोस्त नहीं शराब पीता है उसका लिवर ख़राब कैसे हो गया? देखो, ये सब डिपेंड करता है कि जो हमारा लीवर है उसके फंक्शन का स्टेटस क्या है। और ये में ज़रूरी नहीं होता है कि जो वो आपका फ्रेंड है वो अगर डेली शराब भी कंजम्पशन कर रहा है, वो हमें देखना होगा कि वो कितना अमाउंट कंजम्पशन कर रहा है या कितने साल तक उसको शराब का सेवन करेगा। और जो आपके दूसरे मित्र हैं जिनको बिना शराब पीते हुए भी लीवर की बीमारी हुई, लीवर की जो बीमारी है उसके होने के अलग-अलग कारण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो शराब सबसे नंबर 1 पे आता है, लेकिन और भी कई सारे कारण हैं जिसे हम फैटी लिवर जो ओबेसिटी के वजह से आता है, या जो हेपेटाइटिस के जो वायरसेस होते हैं उनके इन्फेक्शन के वजह से होता है। एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ जो NAFLD जो हम कहते हैं, वो आजकल उसका जो इंसिडेंस है, जो इंसिडेंस है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि जो शराब पी रहा है और उसका लिवर डैमेज नहीं, आई एम श्योर कि उनका लिवर डैमेज हो रहा है, लेकिन वो अभी सामने उभर के नहीं आ रहा है, लेकिन वो होना ज़रूर है। और जो दूसरे जो आपके मित्र हैं वो बिना शराब के कंज़म्पशन के भी उनको अगर लिवर का डैमेज आ रहा है, तो उनके कुछ अलग कारण होंगे, वो हमें पता करने चाहिए। ओके, तो जो शराब पीते हैं लोग, उनका सबसे पहला सवाल यही होता 100%, है 100%। कि हाँ, हाँ। तो उनका सवाल एक ये भी होता है डॉक्टर कि जो हुँ। शराब पीते हैं कि हम दिन में फिर कितनी मात्रा में शराब पी सकते हैं जिससे लिवर डैमेज ना हो? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, और सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल यही है। देखो, ऐसा है कि शराब यानी कि अल्कोहल हुँ, से लिवर पे जो डैमेज होता है, वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। एक है अमाउंट, हुँ, एक है ड्यूरेशन और एक है जेंडर। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल वर्सेस फीमेल। तो फीमेल्स में कम मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने के बाद भी लिवर का डैमेज आ ज़्यादा जाता होता है। है। ओके, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो लंबे समय तक शराब का कंजम्पशन करें, तो अगर हम साइंस की बात करें तो ऐसा कहा गया है कि अगर शराब 10 साल तक अगर हम पी लेते हैं डेली बेसिस पे, या क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन अ वीक, तो लिवर डैमेज यानी कि लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है। और अगर अमाउंट की बात करें कि कितना सेवन जो हमारे बॉडी को डेट्रीमेंटल होता है या लीवर को डेट्रीमेंटल होता है, अगर हम बात करें तो मे बी अराउंड 45 to 50 ml ऑफ हार्ड ड्रिंक लाइक विस्की, और 150 ml ऑफ वाइन, और मे बी 350 ml ऑफ बियर। इनका कंजम्पशन अगर हम डेली करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, तो लीवर का डैमेज पाया गया। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ऐसे नहीं है कि ड्यूरेशन हमने कह दिया 10 साल, मतलब भाई 10 साल पी लेंगे उसके बाद देख लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। कई बार हमने यंग जनरेशन में 4 या 5 साल के कंजम्पशन, जो हेवी कंजम्पशन होता है, उसमें भी लीवर सिरोसिस देखा है। और हमारे पास 30 साल के 35 साल के लड़के भी आज की तारीख में एडमिट होते हैं जिनका लीवर
अल्कोहल के वजह से डैमेज होता है, जिसे हम अल्कोहलिक लिवर डिसीज कहते हैं, और उनको जो लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है। एक बार लिवर सिरोसिस डेवलप हो गया तो वो एक परमानेंट बीमारी होती है, फिर वो किसी भी हालत में वो रिवर्सिबल नहीं होती है, वो इरिवर्सिबल स्टेज बन जाती है। ओके, मतलब अल्कोहल जो है वो डैमेज करता ही है। करता ही है, मतलब अगर आप अगर मेडिकल राय ले तो हम यही कहेंगे कि भले अगर एविडेंस की बात करें कि भाई इतना अमाउंट इतने साल, बट हम सजेस्ट करते हैं कि अगर हमें हमारे लीवर को या हमारे बॉडी को तंदुरुस्त रखना है तो हमने अल्कोहल का कंजम्पशन जीरो रखना चाहिए। बिल्कुल, छोड़ना ही पड़ेगा, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ। ठीक है सर, ये मेरा सवाल था, हम चाहेंगे कि हमारी टीम के लोग भी हाय, अपने सवाल हाय, पूछें। हाय। डॉक्टर, जब अक्सर मतलब जब मैं कुछ जंक फूड खाती हूँ या फिर कुछ ऐसा फूड खाती हूँ, फ्राइड फूड हो गया, तो जो मेरा मुंह है कभी कभार थोड़ा सा उसमें कड़वाहट आ जाती है, मतलब फील होता है कि कड़वा लग रहा है मुझे कुछ। हम्म। तो जो मेरे आसपास के लोग हैं, जब मैं उनसे ये शेयर करती हूँ तो वो अक्सर कहते हैं कि तुम्हारे लिवर में कुछ प्रॉब्लम है। हम्म। तो कुछ मुझे ऐसे सिम्पटम्स बताइए जब मुझे मतलब लगना चाहिए कि हाँ, अब मुझे लिवर का टेस्ट कराना चाहिए, ये थोड़े से सिम्टम्स आ रहे हैं। और ये जो कड़वाहट वाली चीज़ है कि आपको कड़वा फील होता है या फिर मेटालिक फील होता है, तो क्या ये एक वार्निंग साइन है कि लिवर मेरा डैमेज हो रहा है? देखो, अगर मेटालिक टेस्ट या जो बीटर टेस्ट या कड़वाहट आप जो पूछ रहे हैं, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अगर आपके मुँह में आ रही है कुछ खाने के बाद, तो वो लीवर के वजह से है। कई सारे रीज़न होते हैं, अगर आपको एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, या आपके पेट में या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, या ऑब्वियसली लीवर का डैमेज हो। ये कई सारे कारण होते हैं जिसके वजह से हमारे मुँह में कड़वाहट आ सकती है। अगर आप लीवर के कोई सिम्पटम्स या कोई लक्षण की बात करें कि भाई हमें क्या, अगर हमारे अंदर अगर हम महसूस करते हैं तो हमने लीवर के टेस्ट करने चाहिए, तो उसमें कई सारे सिम्पटम्स है। अगर हम बात करें तो थकावट आ जाना, भूख ना लगना, पेट में हमारा लीवर की जो लोकेशन है वो राइट साइड पे ऊपर की तरफ चेस्ट के नीचे एब्डोमेन में होता है, तो उस साइड पे हल्का सा दर्द होना या डिस्कम्फर्ट होना, ये इनिशियल सिम्टम्स हम कह सकते हैं। लेकिन अगर लीवर डिसीज एडवांस्ड है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। पीलिया होना, यानी कि हम जिसे जॉन्डिस कहते हैं, पेट में पानी आना, पेट जो कहते हैं ना, पेट में सूजन आ गई है, पेशेंट डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि पेट में पानी है, वो कहते हैं कि सर मेरा पेट फूल गया है, पेट में सूजन आई हुई है। तो उस लीवर जब डैमेज हो जाता है तब अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है, पैरों में सूजन आना। तो ये कई सारे सिम्टम्स है, वो हमें इनडायरेक्टली दिखाते हैं कि भाई हमारे लीवर का डैमेज अंदर से चल रहा है। तो वो समय एक्चुअली जॉन्डिस होना या पेट में पानी आना या पैरों पे सूजन आना, ये थोड़ा एडवांस्ड लिवर डिसीज के सिम्टम्स हो जाते हैं, है ना? तो जो मैं कहूँगा माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं वो जनरली नॉन स्पेसिफिक रहते हैं, यानी कि भूख ना लगना, वजन कम होना, या जो मैं कहूँगा कि राइट साइड पे डिस्कम्फर्ट आना, ये नॉन स्पेसिफिक ज़रूर है, लेकिन ये जब है तभी हमने बॉडी की जाँच कर लेनी चाहिए। एडवांस्ड सिम्पटम्स आने तक का हमने इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हाय डॉक्टर। हाय। डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इंडियन विमेन में आजकल पीसीओएस पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, हुँ। तो उसमें भी क्या लिवर हमारा इफ़ेक्ट होता है? उसमें मतलब उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पीसीओएस के वजह से लीवर में कोई डैमेज आ रहा है। बट हाँ, ये पाया गया है कि जो महिला ये ओबेस होती है, हार्मोनल सप्लीमेंट्स लेती है, उनमें अगर किसी तरह से ओबेसिटी के वजह से अगर पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्पटम्स आ रहे, तो वो ऑब्वियसली वो ओवरीज़ पे नहीं, साथ ही साथ आपके कई ऑर्गन्स पे अफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसी वजह से अगर लीवर पे भी चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें पीसीओएस के साथ लीवर की भी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ओबेसिटी, जो हम कहते हैं आज की तारीख में एक नेफल्ड जो कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, उसका प्रमुख कारण जो है वो है ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड बैड ईटिंग हैबिट्स। तो अगर हम उस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो कई सारी चीजें हमारी काबू में आ जाती है। हेलो सर। हाय। मेरा एक सवाल है। अभी हमने शराब की बात की, लेकिन कुछ लोग घी और तेल की बात नहीं करते हैं। मतलब उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है जितना शराब को माना जाता है।
तो ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखो, घी और तेल का सेवन जो हमारे जो इंडियन खाना होता है उसमें तो देखो, अगर हम सुबह से शुरू करें तो हमारे जो पराठे हैं वो तो ऑब्वियसली घी या तेल में ही बनते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई घी और तेल का सेवन एकदम ज़ीरो होना चाहिए। ऑब्वियसली हमें हमें अगर वेजिटेबल्स को अगर पकाना है या हमें चपातीज़ या कोई हमारा जो भी मेजर मील है वो करते, तो उसमें तेल और घी होना चाहिए और वो बॉडी की रिक्वायरमेंट भी होती है। मैं ये कहूँगा कि हमने जो फ्राइड आइटम्स है, जो डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, उनका कंज़म्पशन हमने कम रखना चाहिए। जैसे अगर कुछ लोगों की अगर हम बात करें, तो उनका जो जंक फूड होता है उसकी बात करें तो फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, पकोड़े हो गए, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड रोल, ऑल दीज़ आर डीप फ्राइड फूड्स, है ना? और अगर हम प्रोसेस्ड फूड की बात करें या पैक्ड फूड की अगर बात करें, जैसे चिप्स आ गए, है ना? तो ये जो रेडीमेड जो फ्राइड आइटम्स होते हैं उस उनमें ट्रांस फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है, जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं उनका ज़्यादा अमाउंट होता है। तो मैं ये लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा कि ये जो फ्राइड आइटम्स है या जो रेडीमेड आइटम्स है, नमकीन, उनका सेवन हम कम रखें। बाकी घर में जो डेली रूटीन में हम जो हमारे लिए सब्जियाँ या चपाती, पराठे बनाते हैं, उसमें हल्का-फुल्का तेल या घी लगाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ओके। डॉक्टर अमन के सवाल में भी मेरा एक और सवाल था, जैसे उन्होंने घी और तेल की बात कही, तो हमारे पास कोई ऐसा एक है आइडिया कि हम दिन में कितनी मात्रा में तेल या घी इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं ताकि लिवर को कम से कम डैमेज पहुँचे? नहीं, ऐसे कोई पर्टिकुलर मात्रा को हम घी या तेल को क्वांटिफ़ाई नहीं कर हुँ। पाएँगे, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो रूटीन सेवन जो होता है हमें, उसमें हम हमारी जो सब्जियाँ होती हैं, उसमें हम तेल का सेवन उतना ही रखें जितना वो उन उसमें पकाने के लिए हमें चाहिए होता है ना? हम डीप फ्राइड आइटम्स का कंज़म्पशन कम रखें, तो अपने आप ही हमारी तेल और घी की जो सेवन है, वो अपने आप कम हो जाता है। ओके। हुँ। यहाँ खाने की बात हो रही थी, तो एक और मेरा सवाल इसी में रहेगा कि कई बार लोगों का एक जो है डाउट रहता है नॉन-वेज को लेकर के। हुँ। लोगों का कहना है कि जो नॉन-वेज खाने होते हैं, उससे ज़्यादा खाने से भी लिवर जो है हमारा इम्पैक्ट होता है। इस हुँ। बात में है सच्चाई? या बिल्कुल है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड की अगर हम बात करें तो अगर हम उसको डिवाइड करना चाहें तो फिश, चिकन, इनका अगर हम सेवन करते हैं तो उसके थ्रू जो फैट आता है, वो फैट बॉडी को या लिवर को इतना डैमेज नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें रेड मीट की अगर हम बात करें तो उसमें जो फैट की जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम लिवर को अगर हेल्दी रखना चाहें और हमें नॉन-वेज का कंज़म्पशन भी करना है, तो हम फिश या चिकन की तरफ मुड़ सकते हैं। रेड मीट का कंज़म्पशन हमें कम रखना चाहिए। तो फिश और चिकन को खाने का भी कोई तरीका है? क्योंकि उसके भी आजकल पकौड़े बना दिए जाते हैं या चिकन हाँ, टिक्का, फिश टिक्का बना दिया जाता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि कोई भी जो फूड है वो जैसे ही हम उसको डीप फ्राइड करते करते हैं। हैं, हुँ। तो उसमें ऑब्वियसली तेल और उसका जो है, वो जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो अगर फिश को अगर हमें बात करनी है या चिकन की अगर तो मैं यही कहूँगा कि अगर रोस्टेड है या बॉइल्ड है, तो वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। जैसे ही आप उसको डीप फ्राइड करोगे, तो अगेन उसके अंदर नॉन-वेज तो है ही, साथ में जो ऑयल का जो प्रमाण है वो बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर हम नट्स की भी बात करें, तो अगर हम नट्स खाते हैं, तो दे आर गुड फॉर द हेल्थ, बट अगर आप उनको सॉल्टेड कर दो या आप उनको कैरेमल कर दो या आप उनको फ्राई कर दो, तो अगेन उनकी प्रॉपर्टी आपने डाइल्यूट कर दी, है ना? तो वो दैट इज़ या तो मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि महिलाओं को फैटी लीवर की दिक्कत या लीवर की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं पुरुषों के मुकाबले। हुँ। तो इसी में अगर देखा जाए कि कोई महिला अगर कंसीव करना चाहती है और वो अल्कोहलिक है, तो उसे कितना टाइम पहले उसे रोक देना चाहिए और ये कितना टाइम तक असर करता है? देखो, अगर मैं आपका जो सवाल है उसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं में फैटी लिवर का प्रमाण ज़्यादा है। मेरा ये था कि शराब कम मात्रा में, कम ड्यूरेशन में लेते हैं तो महिलाएँ ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है दैन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। इसके भी कई सारे रीज़न हैं, बट हाँ, अगर आप कहोगे कि कंसीव होने के पहले यानी कि प्रेगनेंसी के पहले
कितने समय पहले अल्कोहल महिलाओं ने स्टॉप कर देना चाहिए? मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो महिलाओं ने या पुरुषों ने, किसी ने शराब का सेवन कम से कम ही रखना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए। मैं किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ, कि ये ज़रूर है कि अगर आप मैरिड हो और आप कुछ समय में अगर प्रेगनेंसी आपके माइंड में चल भी रही है, तो आपने अल्कोहल का कंजम्पशन 0 ही रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने कंज़्यूम कर लिया और आपका अल्कोहल कंज़म्पशन चल रहा है, नहीं चल रहा है। और अगर अल्कोहल का जो सेवन है, वो अगर कम मात्रा में है, तो लिवर रिकवर हो जाता है। अगर लिवर इरिवर्सिबल स्टेज में नहीं है, तो 2 से 4 महीने में वो धीरे-धीरे रिकवर होने लगता है लिवर फंक्शन। डॉक्टर, इंडियन हाउसहोल्ड्स में सबसे पहले सुबह उठ के चाय पी जाती है, तो चाय, कॉफ़ी या आजकल ग्रीन टी का बहुत फैड चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों का हमारी लिवर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या मतलब हमें किस क्वांटिटी में कंज़्यूम करना चाहिए उसको? अच्छा। ये बहुत ही आपका जो सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके बारे में कई सारी चर्चाएँ हो रही है, क्योंकि ऐसे पाया गया है, साइंस में भी ऐसे ही पाया गया है कि कॉफ़ी का कंज़म्पशन लीवर के लिए अच्छा होता है, ग्रीन टी का कंज़म्पशन भी लीवर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे फैटी लिवर का जो ये है, उसमें सुधार आ जाता है। बट अभी कितना सेवन करोगे, और हम उसको ज़्यादा प्रमाण में तो कंज़म्पशन नहीं कर रहे, और सवेरे-सवेरे लेने से क्या हमारे और जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज तो नहीं होना, वो मापना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर सवेरे उठ के ही जब हम उठते हैं, जो हमारा स्टमक जो होता है, उसमें एसिड जो है उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है, हम एसिडिटी कहते हैं ना, जो एसिड है वो मॉर्निंग में होता है। और अब लीवर को बचाने के लिए आप सवेरे उठ के अगर खाली पेट अगर चाय का कंज़म्पशन करते हो या कॉफ़ी का कंज़म्पशन करते हो, तो आपको एसिडिटी होती है। मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट होते हैं कि वो ग्रीन टी या कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि मेरे लीवर को मुझे हेल्दी रखना है। फिर वो आ जाता है कि उनको एसिडिटी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है ना? जलन हो रही है पेट में, खट्टे ढकार आ रहे। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सवेरे-सवेरे खाली पेट पानी का सेवन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, नॉर्मल वाटर। वो आप कर लो, बाकी आपका रूटीन जो है वो करके अच्छा एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आपको अगर कॉफ़ी का या ग्रीन टी का सेवन करना है तो आप कर सकते हो। कॉफ़ी और ग्रीन टी दोनों पाए गए हैं कि जो लिवर डिटॉक्सिफ़िकेशन में हेल्प करते हैं। डॉक्टर, मेरा आकृति के सवाल में था कि उन्होंने कॉफ़ी और ग्रीन टी की बात की, तो इसको भी पीने का कोई सही तरीका है? क्योंकि लोग जो कॉफ़ी बनाते हैं उसमें दूध, चीनी, क्रीम इन सब की मात्रा रहती है। या ग्रीन टी भी आजकल उसी टाइप के ही आ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो करेक्ट वे क्या है कॉफ़ी या ग्रीन टी देखो, लेने का? शुगर अगर आप उसमें शुगर ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली उसका जो बेनिफिट है हाँ, खत्म हो बेनिफिट जाएगा। वो चला जाता है, क्योंकि शुगर अल्टीमेटली गोज़ टू लिवर, लिवर में ही जाना है, वहाँ पे ही उसको प्रोसेस होना है और रिफाइंड होती है वो, तो उसका तो लिवर पे डैमेज आना ही है। तो अगर आपको लिवर प्रोटेक्शन के लिए अगर कॉफ़ी का कंज़म्पशन करना है, तो आप अगर ब्लैक कॉफ़ी लो हुँ। या ग्रीन टी का सेवन करो, तो आपको लिवर फैटी लिवर में काफ़ी राहत मिल यस। सकती है। ओके। डॉक्टर, मेरे 2 सवाल हैं, क्योंकि यहाँ पर जब खाने की चर्चा हो रही है तो सबसे पहले कॉफ़ी पर बात करते हैं। तो मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करती, ना ब्लैक कॉफ़ी मुझे पसंद है, ना नॉर्मल कॉफ़ी मुझे पसंद है। बट अगर मुझे अपनी लिवर को हेल्दी रखना है, दुरुस्त रखना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? और ग्रीन टी भी मैं मतलब यूजुअली नहीं कोई प्रेफर बात नहीं, करती। हुँ, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, हुँ। क्योंकि मेरा भी कॉफ़ी और ग्रीन टी का कंज़म्पशन ऐसे कुछ ख़ास है नहीं। बट अगर आपको लीवर को तंदुरुस्त रखना है या आपको खुद को तंदुरुस्त है, तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो है हेल्दी लाइफ़स्टाइल, है ना? तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आता है एक रूटीन एक्सरसाइज़ेज़, जो आपके वेट को कंट्रोल करेंगे, और दूसरा है गुड ईटिंग हैबिट्स, है ना? तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, तो अगर डेस्क जॉब है, तो आपको आपके समय से एक थोड़ा-सा समय निकालना पड़ेगा, जिससे आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज करोगे और आपकी जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, उससे बाहर निकलोगे। आपको कैलोरी स्पेंड करने पड़ेंगे, आपका जो वेट है, जो नॉर्मल आपके हाइट के हिसाब से जो आइडियल वेट होना चाहिए, उस हिसाब से आपको आपके वेट को
रखना पड़ेगा, तब आपका हेल्दी या आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। और अगर ईटिंग हैबिट्स की अगर हम बात करें, तो हमने जंक फूड, उसमें आते हैं आपके रेडीमेड पैक्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, वो अल्टीमेटली लीवर में जाते हैं, उधर ही प्रोसेस होती है और वहाँ पे ही स्टोर होती है ना? तो आपको कोल्ड ड्रिंक का सेवन रखना कम है और डीप फ्राइड आइटम्स, ओके, जैसे मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, उसका सेवन आपका कम से कम होना चाहिए। तो उससे आपके लीवर में, फैटी लीवर से आप बच पाओगे। तो फैटी लीवर अगर आप उसकी ट्रीटमेंट करने जाओगे, तो उसके 3 ऑप्शंस होते हैं। आपने ऑप्शंस की बात करी थी, मैं बताता हूँ। एक होता है एक्सरसाइज, यानी कि आपको वेट लूज करना है अगर आप ओवरवेट हो तो। दूसरा है आपकी जो गुड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि जो हेल्दी फूड है वो खाना है, और हेल्दी फूड से ज़्यादा जो बैड फूड है उसको आपको अवॉइड करना है। और थर्ड है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स अवेलेबल है जो फैटी लिवर से आपको राहत दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, आपने यहाँ पर बोला कि जिनकी डेस्क जॉब है उन्हें थोड़ा वक्त निकालना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। तो अगर हम पूरा दिन बैठे हैं, मतलब ज़्यादा, क्योंकि डेस्क जॉब वालों को तो अल्टीमेटली बैठना ही पड़ता है, उनका काम वैसे ही होता है। तो अगर हम पूरा दिन बैठे हैं और शाम को या फिर मान लीजिए सुबह सुबह हमने 1 घंटा या फिर आधा घंटा निकाल लिया एक्सरसाइज के लिए, तो क्या वो मोर देन इनफ होगा हमारे लिवर आधा को घंटा हेल्दी रखने मोर के देन इनफ है आपके लिए। लिए? आपने कार्डियो करना है। बेसिकली एक्सरसाइज मीन्स यू नीड कार्डियो। हुँ, कार्डियो मतलब आपको आम जनता के लिए मैं बताना चाहूँगा, कार्डियो मतलब आपको या तो साइक्लिंग करनी है, या तो आपको तेज ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना है, या तो जॉगिंग करनी है, हल्का रन करना है। ये अगर आप आधा घंटा भी कर लेते हो तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। ओके। इसमें अगर हम, जैसे बोला जाता है ना कि आपको पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हाँ। हैं, तो अगर हम पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट कर लेते हैं तो वो भी इनफ है हमारे लिए, लिवर के लिए? वो इनफ है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो भी पर्सन के लिए हम बात कर रहे, उनका बॉडी हैबिटस क्या क्या है? है ना? तो वो बेसिकली अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू कैलोरीज हुँ, इनटेक एंड हाउ मच कैलोरी यू स्पेंड। ओके। ओके, तो उस पे वो सब कुछ आता है। तो 10,000 आपने स्टेप पूरे दिन में कर लिए, दैट इज अ गुड थिंग। बट कई बार आपको वेट रिडक्शन के लिए ना ब्रिस्क जॉगिंग हुँ, या ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग करनी पड़ती है, हुँ। वो बहुत जरूरी होता है। ओके। हम्म। अच्छा डॉक्टर, जैसे कहा जाता है कि आपको खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जो शरीर में ब्लड शुगर का लेवल है वो स्पाइक हो जाता है। हम्म। तो क्या हमें हर मील के बाद वॉक करना चाहिए जिससे शुगर बढ़े भी ना और हमारा लिवर भी अच्छे से फंक्शन करे? नहीं, ये आपने सही पूछा। जनरली हर मील के बाद आपको वॉक करने की जरूरत नहीं, नहीं तो ब्रेकफास्ट और बेसिकली ब्रेकफास्ट और लंच के बाद तो वैसे भी यू आर वर्किंग, तो हुँ, आपका वॉक हो ही जाता है ना? एवरीथिंग कम्स डाउन टू डिनर। ओके, ओके। अगर हम मील की बात करें तो सब कुछ डिनर पे आता है, और छुट्टी वाले दिन लंच पे भी आता है। ओके। हाँ, तो अगर डिनर की बात करें, तो ऑब्वियसली अगर हमें हमारे स्टमक को और पूरे बॉडी को और लीवर को अगर हेल्दी रखना है, तो डिनर के बाद एक हल्का सा वॉक, जो हम इवनिंग वॉक कहते हैं, पोस्ट डिनर आप 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का ले सकते हो। उसके ऊपर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब लोग वर्किंग होते हैं, तो ऑलरेडी थके हुए रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 15-20 मिनट का हल्का वॉक भी डिनर के बाद आप लेते हो, तो वो आपके बॉडी को अच्छा रखता है, तंदुरुस्त रखता है, और दूसरा एसिडिटी और उसका प्रमाण भी कम हो जाता है। हुँ। डॉक्टर, जैसे अगर हमें लग रहा है कि हमारा लिवर खराब हो रहा है, तो हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और उसकी रिपोर्ट एज अ लेमैन हम कैसे पढ़ सकते हैं? देखो, अगर हम टेस्ट की बात करें तो 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। अगर लीवर का अगर हमें डैमेज डायग्नोस करना है या पता करना है, तो ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट जो है, उसमें हम बिलीरुबिन, यानी कि जो जॉन्डिस की मात्रा है वो देखते हैं। फिर लिवर एंजाइम्स होते हैं, जिसे हम एसजीओटी, एसजीपीटी कहते हैं, उनको देखा जाता है, और प्रोटीन को देखा जाता है, क्योंकि लिवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना, और साथ ही साथ प्रोटीन का सिंथेसिस भी लिवर में ही होता है। तो इसीलिए प्रोटीन्स को भी लिवर फंक्शन में देखा जाता है। तो दूसरा होता है ब्लड टेस्ट में सीबीसी, जिसमें हम हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स को भी देखते हैं। वो देखने के लिए कि अगर लीवर
का जो डैमेज है वो अगर एडवांस्ड है तो उसमें सीबीसी में भी आपको उसका जो है परिणाम दिखाई देने लगते हैं, आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स होते हैं जो आते हैं, जो लीवर के बारे में कुछ नहीं कहते, सर हमारा ना प्लेटलेट्स कम चल रहा है, क्यों चल रहे पता नहीं, लेकिन हाँ चल रहे, मुझे नहीं पता। तो हम जब पता करते हैं तो सब टेस्ट के बाद ये डायग्नोसिस आता है कि ये पेशेंट को लीवर सिरोसिस है और उसी के वजह से इनके प्लेटलेट्स कम चल रहे हैं। और ये तो एडवांस्ड डिसीज की बात हो गई, पीलिया आना या प्लेटलेट्स कम होना। बट अगर आपको रूटीन टेस्ट आपने करे हुए हैं, उसमें अगर आपको लीवर फंक्शन टेस्ट को रीड करना है तो जनरली हम एसजीओटी और एसजीपीटी को देखते हैं। अगर एसजीओटी और एसजीपीटी जो लीवर एंजाइम्स है वो फैटी लीवर में बढ़ने लगते हैं तो उस पे हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा आता है अल्ट्रासाउंड, इजी टेस्ट, सिंपल टेस्ट, इजीली अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें हमें फैटी लीवर दिखता है, उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे वो क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा तीसरा होता है फाइब्रोस्कैन। जो फाइब्रोस्कैन होता है वो एक यूनिक टेस्ट है। वो अल्ट्रासाउंड में जो कई सारे पेशेंट आते हैं, सर ये मेरा अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर ग्रेड 2 आया, इसका क्या करें, है ना? तो हम फाइब्रोस्कैन करते हैं और फाइब्रोस्कैन जो लीवर के अंदर का फैट है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू में नापता है, मतलब हमें एक नंबर मिलता है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये फैटी लीवर कितना है। फिर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं या जो भी हमने ऑप्शंस है उसके फैटी लीवर के, वो अगर हम पूरे के पूरा पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो उसका फॉलोअप भी हम फाइब्रोस्कैन से कर सकते हैं, ताकि हमें वो पता चलता है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू में कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। ओके। डॉक्टर, मेरा एक और यहाँ पर सवाल होगा कि कई बार जो सिम्टम्स की बात करते हैं लोग, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिम्टम्स आते हैं कि उनके स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या गर्दन के पीछे एक काली लाइन सी बन रही है, हम्म। तो ये सब भी लिवर खराब होने के संकेत हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जो बॉडी पे ईचिंग होना यानी कि खुजली आना, ये एडवांस लिवर डिसीज की साइन होती है। अच्छा। ओके, तो कई बार जब बॉडी में पीलिया आना लगता है, लीवर का काम होता है कि जो ब्लड को जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है और उसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उसको प्रोसेस करके वो जो है वो बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में आ जाता है, जो हमें डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स के लिए। तो जब लीवर डैमेज होने लगता है तो ये जो डिटॉक्सिकेशन की जो प्रोसेस है वो धीरे हो जाती है या पूरी तरह से काम करना बंद हो जाती है। तो उसके वजह से जो ये बिलीरुबिन है वो खून में बढ़ने लगता है और वो जो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। आँखों में आके डिपॉजिट होता है तो हमारी आँखें पीली दिखने लगती है, हाथों में आके डिपॉजिट होता है तो हमारे हाथ जो है, पाम है, वो पीले दिखने लगते हैं। वैसे ही वो स्किन के नीचे पूरे बॉडी में जो बिलीरुबिन है वो डिपॉजिट हो जाता है और उसी के वजह से वो इरिटेशन होके ईचिंग आने लगती है ना? जो खुजली जो है वो होने लगती है, पूरे बॉडी पे खुजलाहट होती है और उसकी ट्रीटमेंट यही होती है कि जनरली हम ईचिंग होती है तो हमारे पास हम सिट्रीजिन ले लेते हैं या कोई सिंपल दवाइयाँ होती है वो लेते। इसकी जो खुजली है वो पीलिया कम होने से ही होती है, वो दूसरी दवाइयाँ इतनी असरकारक होती नहीं है। और गर्दन के पीछे काली लाइन? हाँ, गर्दन के पीछे जो काली लाइन है वो भी एडवांस लिवर डिसीज के वजह से आ सकती है, बट वो आने के और भी कई सारे कारण होते हैं। अगर स्किन का कोई बीमारी चल रही है उसके वजह से भी गर्दन के पीछे काली लाइनें आ सकती है। बस हाँ, एडवांस लिवर डिसीज के वजह से भी गर्दन के पीछे काली लाइन देखी जा सकती है। अच्छा, इसमें एक और है, जैसे कि अगर अचानक से भूख लगनी कम हो गई और बहुत ज़्यादा वज़न कम हो रहा है, तो वज़न कम होने से तो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो बिना हुँ, कुछ किए ही वज़न कम हो रहा है। हुँ। लेकिन ये भी क्या लिवर की बीमारी की तरफ ही इशारा होता है? देखो, अगर हम बात करें भूख कम न लगना मतलब एनोरेक्सिया और वज़न कम होना यानी कि वेट लॉस। ओके। एनोरेक्सिया और वेट लॉस हम बहुत सीरियसली लेते हैं, अच्छा। क्योंकि अगर आपने कोई एफर्ट्स नहीं लिए हैं, हुँ। फिर भी आपका अगर वेट लॉस हो रहा है, तो हमें 100 नहीं 200% फाइंड आउट करना है कि इसका रीज़न क्या है। ओके। ओके? मैं आपको ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ कि मेरे पास जस्ट ये सिंपल कंप्लेंट्स लेके पेशेंट आए हैं कि सर मेरा भूख नहीं लग रही है और मेरा वज़न कम हो रहा है, मैंने इतना वज़न कम हो गया है मेरा। और हमने जब उनके टेस्ट करे तो हमको तरह-तरह की अलग-अलग बीमारियाँ सामने आई जो क्यूरेबल होती है और अगर आप उसको
जल्दी से पकड़ लो तो पेशेंट कोई भी बीमारी हो उससे हम उसको क्यूर कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एनोरेक्सिया और वेट लॉस ये एक नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स है, लेकिन वो दर्शाता है कि बॉडी में कुछ सीवियर प्रक्रिया चल रही है जो आपसे नजरअंदाज हो रही है, या उसका कोई ओवर्ट यानी कि दिखाने आंखों के दिखाने के लिए कोई सिम्टम या लक्षण आपके सामने नहीं उभर के नहीं आ रहा है। तो हमें तुरंत सतर्क होना है, आपके स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, पता करना पड़ता है कि क्या कारण है। इंडिया में अगर सबसे कॉमन रीजन कोई रहा होगा एनोरेक्सिया और वेट लॉस का, वो रहा है ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, सबसे टॉप पे हमेशा से रहा है ट्यूबरक्यूलोसिस, और हमने कई सारे पेशेंट को डायग्नोज किया है। और अगर हम कई सारी दूसरी भी बीमारियां होता है, यानी कि कैंसर, कैंसर भी कई बार साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि वो शुरुआत में एनोरेक्सिया और वेट लॉस की तरह ही काम कर रहा होता है। वो तो जब एडवांस होने लगता है तब आगे के सिम्टम्स आते हैं और तब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, है ना। तो एनोरेक्सिया और वेट लॉस ये बॉडी के अंदर कोई भी बड़ी बीमारी को दर्शाता है। हमने तुरंत सतर्क होना है, डॉक्टर के पास जाना है। लीवर, एडवांस लीवर डिसीज में भी एनोरेक्सिया और वेट लॉस होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई एनोरेक्सिया है और वेट लॉस है तो भाई आपका लीवर डैमेज्ड है। और भी कई सारी बीमारियां हैं वो हो सकती है। आपने तुरंत आपके जो एक्सपर्ट है उनको कंसल्ट करना है, और डिटेल में जांच होती है। ऐसे नहीं कि सर आप इतने ब्लड टेस्ट कर लो, ये कर लो और हमें बता दो। हमें पूरे अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, सीटी स्कैन करना पड़ता है, कई बार एंडोस्कोपी भी करनी पड़ती है, और पता करना पड़ता है कि ये क्या है, ये कहीं छाती का टीबी तो नहीं है, ये पेट का टीबी तो नहीं है, ये कहीं पेट में कैंसर तो नहीं है, कहीं लीवर में कैंसर तो नहीं है, ये लीवर सिरोसिस तो नहीं है, मेरा लीवर तो डैमेज नहीं हो गया है। तो कई सारी चीजें होती है। सिग्निफिकेंट वेट लॉस नाम की एक डेफिनेशन होती है जो डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन किया है कि मोर देन 10 kg वेट लॉस इन 1 ईयर। एक साल में एक साल में मोर देन 10 kg वेट लॉस उसे सिग्निफिकेंट कहा जाता है, लेकिन वो काफी लेट हो जाता है। जनरली अगर आपका 5-6 किलो वेट लॉस हो रहा है और वो आपका 3-4 महीने में रैपिड वेट लॉस हुआ है और आपने उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लिए हैं, तो आपने सतर्क होना है। सर हमने अभी बात की वेट लॉस की, तो एक बीमारी ऐसी है जिसमें वेट लॉस भी होता है, गेन भी होता है, थायराइड। अगर जैसे ये बीमारी है, क्या ऐसी और भी बीमारियां हो सकती हैं जिसकी मुझे शायद अभी जानकारी नहीं है, तो इन लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए लीवर को लेके। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर कुछ लोग होते हैं जिनमें बिना कुछ खाए भी बहुत ज़्यादा वजन बढ़ता है, कुछ लोग होते हैं वो बहुत खाते हैं लेकिन वजन नहीं कम होता है। क्या इसका संबंध जेनेटिक से है? अगर है तो उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, हम दोनों सवालों की तरफ वन बाय वन आते हैं। अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड ऐसे होता है कि जब थायराइड के हार्मोन्स कम होते हैं, तो जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो वेट गेन होने लगता है। और जब थायराइड हार्मोन्स की लेवल, जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, यानी कि उसमें ब्लड का के अंदर प्रमाण बढ़ जाता है, उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, उसके वजह से वेट लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही ये डायबिटीज में कहते हैं ना कि भाई डायबिटीज है तो वजन बढ़ जाएगा। अगर डायबिटीज अगर सही तरह से आपका कंट्रोल में नहीं है, तो इनफैक्ट डायबिटीज में वेट लॉस भी होता है। और वो अलग बात है कि एक ओबेसिटी एसोसिएटेड डायबिटीज होता है जो मोटे होते हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, उसी के वजह से डायबिटीज भी डेवलप हो जाता है, शुगर बढ़ने लगती है, और उसी के वजह से लीवर पे भी डैमेज आने लगता है। तो ये जो बीमारियां है, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, या हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, है ना। अभी हमने कई बार आपने सुना होगा कि एक लीवर के लिए नई टर्मिनोलॉजी कॉइन हुई है जिसे हम मैश कहते हैं। पहले शुरू में हम नेफल्ड कहते थे, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होता है। अभी कई बार उसको नई डेफिनेशन दी गई और उसी तरह से उसे संबोधित किया जाता है मैश, यानी कि मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लीवर डिसफंक्शन। मेटाबॉलिक मतलब बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो गया, और उसके वजह से लीवर में डिसफंक्शन डैमेज हो गया, लीवर में डैमेज आने लगा। उसमें थायराइड आ जाता है, उसके में डायबिटीज आ जाता है, उसमें जो डिसलिपिडीमिया कहते हैं, लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड,
उसका जो प्रमाण है वो बढ़ने लगता है और साथ में ओबेसिटी भी होती है और यही चीज़ों से लिवर में डैमेज आने लगता है। ओके। अगर दूसरा सवाल आपने जो पूछा था वो क्या था? वेट गेन का। अ, अच्छा, हाँ, अच्छा, जेनेटिक। हाँ, कई जो लोग होते हैं वो कम खाते हैं और उनका वेट बढ़ता है और वो कुछ होते हैं, वो अगेन मैं कहूँगा कि वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोनल यू नो बैलेंस। जो बॉडी के अंदर जो हमारे हार्मोन्स है वही सब डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली खाना-पीना तो है ही लेकिन आपने उसको नलिफाई कर दिया कि भाई ये तो कम खा रहा है फिर भी इसका वज़न बढ़ रहा है। तो वो पूरा हार्मोनल्स है और वो जेनेटिक भी होता है। ऑब्वियसली हमें जो लाइफ़स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल उसको भी देखना है, उसे भी कंसीडर करना है। ओके। तो और कई सारे लोग होते हैं वो बहुत सारा खाते हैं लेकिन फिर भी वो मोटे नहीं होते, तो उनका मेटाबॉलिज़्म हाई होता है, उनकी जो डाइजेशन की कैपेसिटी होती है, लीवर की कैपेसिटी अच्छी होती है और उसके वजह से उनका वज़न नहीं बढ़ता है और ये इन्हेरेंट होता है और ये बॉडी उनकी जो हार्मोनल है, वो जो जेनेटिक मेकअप ही होता है वो उनकी बॉडी को उस तरह से बनाता है। ओके। डॉक्टर, आपने शुरुआत में कहा था कि लिवर का काम डिटॉक्स करना होता है हमारी बॉडी में जो भी हुँ। फंक्शंस होते हैं। तो क्या लिवर को भी डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे ड्रिंक्स और डाइट्स के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, लीवर को भी डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है और लीवर डिटॉक्स की अगर हम बात करें सो सबसे टॉप पे आएगा अल्कोहल। ओके। आपको अल्कोहल का कंज़म्पशन ज़ीरो करना है, आपका लीवर जो है अपने आप डिटॉक्सिफ़ाई होने लगेगा। हुँ, और बाकी अगर आप चीज़ों की बात करें कि सर और क्या चीज़ें हैं जिसका सेवन हमने हमारे डाइट में रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा लीवर डिटॉक्सिफ़ाई डिटॉक्स होता होगा। है, हाँ। तो उसमें है ग्रीन वेजिटेबल्स जो रूटीन जो हमारे हम हमेशा जो सजेस्ट करते हैं बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वही है जो लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है फ्रूट्स का कंजम्पशन ज़्यादा रखना है अगर नट्स की बात करें तो नट्स खाने हैं इन जो ये जो फ्रूट्स होते हैं और नट्स होते हैं या वेजिटेबल इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और उसी से हमारे जो लिवर है उसको प्रोटेक्शन मिलता है और जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो एकदम सहज से होती है। ओके, ओके। डॉक्टर, आपने अभी यहाँ पर मेटाबॉलिज्म वाली बात की कि कुछ लोग खाते हैं तो उनका वज़न नहीं बढ़ता है, कुछ लोग नहीं भी खाते तो भी उनका वज़न बढ़ता है। तो क्या मैं ऐसा मान लूँ कि जिन लोगों का वज़न नहीं बढ़ रहा है, वो एकदम जंक फूड बहुत सारा खा सकते हैं? क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो अच्छा है तो उनको शायद कोई अफ़ेक्ट नहीं होगा। नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता है। वज़न नहीं बढ़ना यानी कि जंक फूड खा सकते हैं ऐसे नहीं होता है क्योंकि जब भी आप जंक फूड का सेवन करोगे, वो ज उसमें जो भी है, वो खाने के बाद डाइजेशन के बाद उसको पहुँचना लीवर में ही है। हुँ, ओके, तो उसे जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसकी लीवर में ही होनी है और उसका जो स्टोरेज है, जो शुगर को प्रोसेस होना है, जो ग्लाइकोजन है, जो पूरा का पूरा लीवर में ही स्टोर होना है और फैटी लीवर जो हमने पाया है जो इंडियन कई सारा पॉपुलेशन है जो थिन बिल्ट है वो हुँ। ओबेस है नहीं लेकिन फिर भी उनमें फैटी लिवर होता है उसे लीन नैश कहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है आपने आपकी बॉडी को जो आपके ईटिंग हैबिट्स है वो हमेशा हेल्दी रखने वंस इन व्हाइल आपने चीटिंग कर ली तो चलता है बट रूटीन आप नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। हम्म। डॉक्टर, एक और सवाल मेरा ये होगा कि आप हमें कुछ ऐसी लिवर की बीमारियाँ बता सकते हैं जो अगर हो गई तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, दवाइयाँ खा के या लाइफ़स्टाइल चेंजेस से। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ जो अगर एक बार हो गई तो उसे किसी भी हालत में रिवर्स नहीं किया जा सकता? देखो लीवर की अगर बीमारियों की बात करें तो अगर फैटी लिवर जो है हुँ, सबसे अभी ट्रेंडिंग है और चर्चा में चल रहा है फैटी लिवर रिवर्सिबल होता है ठीक है। तो उसके जो टेस्ट है वो हमने करने हैं हुँ, उस टेस्ट को मॉनिटर करना है और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हमने शुरू में डिस्कस किए हुँ, थे वेट रिडक्शन गुड ईटिंग हैबिट्स एंड मेडिसिन्स दवाइयाँ। गुड देर आर वेरी गुड मेडिसिन्स विच आर अवेलेबल डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ये दवाइयों को उनका सेवन किया जाता है तो उससे फैटी लिवर रिवर्सिबल होता है इरिवर्सिबल अगर हम लिवर डिसीज की अगर बात करें तो लिवर सिरोसिस जो है वो इरिवर्सिबल होता है अच्छा। लिवर सिरोसिस के कई सारे कारण होते हैं जिसमें अल्कोहल दूसरा है हिपेटाइटिस बी या हिपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुँ, और थर्ड जो है वो फैटी लिवर
शुरू में फैटी लीवर होता है जो सिंपल होता है, बाद में वो नैश यानी कि लीवर में सूजन आती है उसमें कन्वर्ट होता है, और बाद में वो इरिवर्सिबल यानी कि लीवर सिरोसिस के स्टेज में चला जाता है, जहाँ पे जाके लीवर एकदम सख्त हो जाता है और उसका फंक्शन जो है वो कम होने लगता है, और तभी हमें जॉन्डिस आना या जॉन्डिस यानी कि आंखें या बॉडी पीली होना, पैरों में सूजन आना, पेट में पानी आना, ये सिम्टम्स जो है ये हमें दिखाई देते हैं। ये जब डेवलप होते हैं तब लीवर इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच चुका होता है। ओके, तो आई थिंक इस सेशन में हमारे जो ऑडियंस थे उनके बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे। हमारे सारे कलीग्स ने भी काफ़ी अच्छे से सवाल आपसे किए हैं। हम बस चाहते हैं कि जाते जाते आप एक ऐसा कोई टिप या मंत्रा देते जाए जिससे हम सभी का लिवर और जो ऑडियंस देख रही है इस वीडियो को, उन सभी का लिवर जो है वो तंदुरुस्त रहे, स्ट्रांग रहे और बीमारियों से बचा रहे। देखो, अगर एक मूल मंत्र या टिप की अगर हम बात करें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल एंड गुड ईटिंग हैबिट्स इज द ओनली वे टू कीप योर लिवर हेल्दी। हेल्दी, करेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने काफ़ी अच्छी खासी बातचीत कर ली, बहुत सारे हमने सवाल भी पूछे। तो डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank आई you very होप much. आपको इस सेशन में मजा आया बिल्कुल होगा। बिल्कुल, थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच आप सभी को भी, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। और ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। लिवर से जुड़े और भी कोई सवाल अगर आपके मन में रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के डॉक्टर के जरिए आप तक जवाब पहुंचाने के। ऐसे और भी वेलनेस अड्डा सेशंस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।